हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 हम लोग जो है एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि सामान्य अध्ययन के 1200 से भी अधिक प्रश्न को कवर करेंगे, जिसमें पीवाईक्यू, ठीक है, और एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित जितने भी प्रश्न जो इस बुक में, जो टीचिंग परीक्षा के बुक में दिए गए, उन सभी को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 तक के प्रश्न को कवर किया था और आज के इस वीडियो में 100 से आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न नंबर 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 मार्च 1931 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो है गांधी इरविन समझौता घटी थी, ये घटना घटी थी। ये जो है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, पेपर 2 में, ठीक है। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ था, ठीक है। यह महत्वपूर्ण घटना था क्योंकि यह पहली बार था जब गांधी जी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे। कुछ महत्वपूर्ण समझौता भी जो है निम्नवत हुए। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुणे पैक्ट का उद्देश्य क्या था, ठीक है। पुणे पैक्ट का उद्देश्य क्या था। पुणे पैक्ट का उद्देश्य जो है वो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। पुणे पैक्ट जो है का उद्देश्य दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी एवं अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से पुणे यरवदा सेंट्रल जेल में समझौता किया गया था, ठीक है। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीट जो है 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 103 नंबर पे, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वाइस गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न है। आइए इसके समरी को भी पढ़ते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है। लॉर्ड इरविन जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 1931 ईस्वी तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 ईस्वी से जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन जो है संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए बनाई गई थी, ठीक है, आयोजित हुआ था। और इसमें जो है इसमें विभिन्न भारतीय राजनीतिक समूहों और ब्रिटिश अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सुप्रे जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने भी भाग लिया था। अगले प्रश्न की ओर आते 104 पे। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1930 ईस्वी में धरना के कारण बिहार के क्षेत्र में राजस्व संग्रह कितना कम हो गया था, तो 30 लाख कम हो गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 105 पे। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पास किया था, ठीक है। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। बम्बई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया, ठीक है। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया था। गांधी जी द्वारा इसी समय जो है करो या मरो का नारा भी दिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा इस आंदोलन में समर्थन नहीं दिए थे, ठीक है। 106 नंबर। आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की थी। आज़ाद दास्ता की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण ने की थी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 107। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे,
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण थे क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है, क्रिप्स मिशन की विफलता। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद शुरू किया गया था, जब यह संवैधानिक गतिरोध को हल करने में विफल रहा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अगला पॉइंट इसका क्या है कि गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसे अब अगस्त की क्रांति के नाम से जाना जाता है, दिए गए भाषण में जो है करो या मरो का नारा ही दिया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक जो है मोहन सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 ईस्वी में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। ठीक है, 109 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदय लाल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष और चेयरमैन थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते 110 पे 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को SC बोस ने भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की थी? तो सिंगापुर में जो है स्थापित की थी। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की। SC बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसने आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता है। इसका अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। ठीक है, और इसके अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि रंगून और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 2 आज़ाद हिंद फौजियों मुख्यालय की स्थापित किए और रानी झांसी रेजिमेंट को एक महिला इकाई के रूप में बनाया गया था। इस रेजिमेंट की प्रभारी लक्ष्मी सहगल थी। अगले प्रश्न की ओर आते 111 पे, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने दे सकूं। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 112 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह कहकर आलोचना की कि यह बहुत छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन, इसके समरी को देखिए। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे। उनके कार्यकाल के दौरान 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। डफरिन ने कांग्रेस को भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कहा। 113 नंबर, किस तिथि को अगस्त की क्रांति 1942 ईस्वी के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो किस तारीख को दिया था? तो 11 अगस्त को जो है पटना पर भीड़ चलाने के आदेश दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं
11 इसका समरी को देखिए। 11 अगस्त की क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 ईस्वी को लिन लिथगो ने पटना एवं उसके आसपास पर भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? क्लीमेट इटली, ठीक है। क्लीमेट इटली ने यह घोषणा किस तारीख को की कि ब्रिटिश जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देंगे? तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को, ठीक है। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लीमेट इटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को घोषणा की कि भारत को 30 जून 1948 ईस्वी तक पूर्ण स्वशासन प्रदान किया जाएगा। इसी उद्देश्य से संविधान निर्माण प्रक्रिया की देखरेख के लिए शाही परिवार के सदस्य और शीर्ष ब्रिटिश नौसेना आधिकारिक लॉर्ड माउंटबेटन को चुना गया था। 115 नंबर क्वेश्चन। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैडम भीकाजी कामा जो है एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1907 ईस्वी में पहली बार विदेश की धरती पर भारतीय झंडा फहराया। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। 116 इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? तो इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी बने थे, ठीक है। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत जो है दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किए। इसलिए वे भारत के लिए दूत कहे जाते थे। इन्होंने सम्मानपूर्वक भारत का वायुवृद्ध भी कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को किसे गुलामी का चार्टर्ड बताया था? किसने गुलामी का चार्टर्ड बताया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, ठीक है। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। समरी क्या कह रहा है? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का चार्टर्ड जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। इनके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था, ठीक है। मूल रूप से बुरा कहकर अस्वीकृत कहकर इसको जो है अस्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 118 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया था? डिवाइडेड एंड रूल के कारण किया था। ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बटो और राज करो नीति के कारण। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 119 पे 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने में वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले इसके समरी को देखते हैं। 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 ईस्वी में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे, ठीक है।
120 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे। किस समाज सुधारक को जो है लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे, तो G.H. देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे। अगले प्रश्न की ओर आते 121 पे। 121 नंबर क्या कह रहा है कि किस वर्ष जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। किस वर्ष की गई थी, तो 1887 ईस्वी में की गई थी। 1877 ईस्वी में जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। 122 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि ए नंबर पे दादा भाई नौरोजी नहीं है, एमजी रनाडे भी नहीं है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक है ये भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसके महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। मशहूर नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, तो हसरत मोहसानी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 124 पे। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे, तो हसन इमाम जो है अहरार जो है आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसके समरी को पढ़ लेते हैं। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 ईस्वी में हो गई थी। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली हकीम, हज़रत अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और मज़हरुल हक ने किया था। ठीक है, अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौता 1916 के खिलाफ थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 125 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था, मौलाना मजहरुल हक तो था ही। ठीक है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान भी थे, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ये नहीं थे, यानी कि इसका नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 126 पे। 1953 ईस्वी में पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, सर फजल अली की अध्यक्षता में जो है पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते 127 पे। किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। तो गांधीवाद तो है, उदारवाद भी है, साम्यवाद भी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसके समरी को पढ़ लेते हैं। उपयुक्त तीनों विचारधाराओं के संबंध में आंदोलन रहा है। ठीक है, जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता छाई रही, वहीं बाद का काल जो है गांधी युग से संबोधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम.एन. रॉय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीयाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर संयंत्र एवं पेशावर संयंत्र का संबंध भी जो है साम्यवादी विचारधारा से हो रहा था। ठीक है, 128 नंबर। 128 वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। अरुणा आसफ अली खान थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। अरुणा आसफ अली वह महिला थी जो स्वतंत्रता सेनानी थी,
ठीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायोवृद्ध स्वतंत्रता आंदोलन की वायोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। ठीक है, उन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। ठीक है, उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी और 1941 ईस्वी में जेल जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ब्रह्म समाज का प्रमुख प्रभाव जो है मुख्य रूप से किस समूह तक सीमित था? तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी शिक्षित समूह। तो ऑप्शन संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है? ब्रह्म समाज का प्रभाव जो है मुख्य शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में शिक्षित और प्रगतिशील समाज के वर्गों को प्रभावित करता था। ठीक है, विशेष रूप से कोलकाता जैसे शहरों में। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 130 पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, बात सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, ये भी बात सही है। उनका जो है 1956 में देहांत हो गया, ये भी बात सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को माहू यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था और इनके पिता का नाम रामजी मौलाजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। ठीक है, अंबेडकर ने मूकनायक का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। भीमराव अंबेडकर का देहांत 1956 ईस्वी में न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 131 पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्विन कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसके समरी को पढ़ लेते हैं पहले। अश्विन कुमार दत्त 6 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो है स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। अब बरिशल हितैषी नामक पुस्तक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन जो है अश्विन कुमार दत्त ने ही किया था। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन आते हैं 132 पे। मैच करना, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, नगरों के नाम और उससे संबंधित जो है राजनीतिक दल है। ये जो दिया क्या है, नारों के नाम और उससे संबंधित राजनीतिक दल। तो गरीबी हटाओ जो नारा जो है किसने दिया था? तो कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस ने दिया था। ठीक है, ये राजनीतिक दल जो है इंदिरा कांग्रेस से। लोकतंत्र बचाओ जो है वो जनता दल से दिया गया था। ठीक है, आरजेडी से लोकतंत्र बचाओ। और जोतने वालों की भूमि जो है वो वाम मोर्चा से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है इसका, डी नंबर। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा रामा राव। ठीक है, रामा राव यानी कि एंटी रामा राव। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 133 पे। राष्ट्रीय जनता दल 133 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जो है 1997 में हुई थी, 1997 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ऑपरेशन बरगा ने भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को अस्थायी समर्थन प्रदान किया था? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार को जो है अस्थायी समर्थन प्रदान किया था। आइए इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
समरी को पढ़ते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है। ऑपरेशन बरगा जो है 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में हुआ था। एक भूमि सुधार आंदोलन था यह। इस ऑपरेशन का उद्देश्य जो है शेयर क्रॉप्स, जिन्हें बरगादार के रूप में जाना जाता है, नाम दर्ज करना था और उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर उनके कानून अधिकारों और सुनिश्चित करना था। ठीक है, यह ऑपरेशन 1978 ईस्वी में शुरू हुआ था और कई वर्षों तक चला था, जिससे लाखों शेयर कॉर्पोरेट्स को लाभ हुआ था। 137 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। किसने गलती से लेफ्टिनेंट अरियस्ट को मार डाला था। ठीक है, तो किसने लेफ्टिनेंट अरियस्ट को मार डाला था। तो दामोदर और बालकृष्ण ने जो है लेफ्टिनेंट अरियस्ट को मार डाला था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 140 पे, 137, 138 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी को जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता था। वह ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने इंग्लैंड में भारत का अनौपचारिक राजदूत माना ठीक है जाता था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी। धन निष्कासन का सिद्धांत उनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते 139 पे। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के किसके सहयोग से किया था। तो किसके सहयोग से किया था। राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से किया था। ठीक है, आइए इसके समरी की ओर आते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, गांधी जी मोतिहारी बिहार में चंपारण का जिला मुख्यालय के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए वकीलों की टीम के साथ ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य कृपलानी सहित अन्य एक नील किसान के राजकुमार शुक्ला के जो है अनुरोध पर वहां गए और जो लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में उनसे मिले थे। ठीक है, 140 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, 140 बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बारदोली सत्याग्रह के नेता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 141 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आइए इसके समरी की ओर आते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है। सन 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और 1886 से 1887 ईस्वी में दूसरे व तीसरे जो है अधिवेशन में क्रमशः कोलकाता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी एवं बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो इनमें से क्या हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। आइए इसके समरी को देखते हैं। समरी क्या कह रहा है।
कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। ठीक है, होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के संघर्ष के एक भाग के रूप में सरोजिनी नायडू और 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग के भाग के रूप में लंदन हो गई। ठीक है, भाग के रूप में लंदन गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 143, जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 144, निम्नलिखित में से कौन आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? तो M.K. गांधी द्वारा जो है कौन से आंदोलन शुरू किए गए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए गए थे, स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किए गए थे और असहयोग आंदोलन भी शुरू किए गए थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार के किसके नेतृत्व में की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी, जो इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे और इस सत्र में NG रांगा को इसके चुना गया था। ठीक है, सचिव चुना गया था। 146 पे आते हैं, सामान्य परिचय जो दिया गया है इससे भी प्रश्न है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक यानी कि फिजियोग्राफी जो है फिजियोग्राफिक इकाइयों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसका महान मैदान हो जाएगा। सबसे पहले जो हो जाएगा तटीय मैदान होगा, फिर केंद्रीय उच्च भाग होगा, फिर महान मैदान हो जाएगा, फिर उत्तरी पर्वत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 147 पे। सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर स्थित है? सॉरी, प्रश्न फिर से सुन लीजिए। सूर्य से पृथ्वी जो है कितनी दूरी पर है? तो 93 मिलियन यानी कि 93 मिलियन जो है दूरी पर है। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ते हैं 147 के समरी को। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। आइए 148 नंबर देखते हैं प्रश्न। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो 30% हिस्सा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 149 पे। तो निम्नलिखित में देशों में से किसकी भारत के साथ जो है सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा है। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश की है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई जो है 4096 है। ठीक है, 40,096 है। सॉरी, 4096। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। लास्ट प्रश्न संख्या है 150। ठीक है, निम्नलिखित में नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो आइजोल जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा उत्तर में अवस्थित है। नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और जो रांची जो है कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है TRE 2 में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं।